अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान यूसुफ साहब, कनाडा से कैनेडियन सिटीज़न हैं। हमारे साथ फॉर्चुनेटली इस्तांबुल में मौजूद हैं। हमने भी ये मौका ज़ाया नहीं किया और हमने कोशिश ये की है कि कनाडा के हवाले से, वहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, वहाँ पर स्टूडेंट्स के हवाले से या वहाँ पर कोई रेजिडेंट परमिट के हवाले से और सिटीजनशिप के हवाले से कोई मालूमात आपको स्पेसिफिकली पहुँचाएँ। और उसके लिए आज हमने बिज़नेस मॉडल को और स्टूडेंट्स के लिए दो टॉपिक जो है सेलेक्ट किए हैं। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। नुमान साहब, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो बिज़नेस मॉडल है कि वहाँ पर अगर कोई शख्स रहाइश भी इख्तियार करना चाहता है और वहाँ पर बिज़नेस भी करना चाहता है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे वो इन्वेस्ट करेगा, कितने इन्वेस्ट करेगा और वहाँ पर कितने फ़ीसद चांसेस हैं कि उसे PR के बाद सिटीजनशिप भी मिल जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम रामे भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का, और दूसरा मैं खुद भी आपके चैनल का बहुत शौक से देखता हूं, क्योंकि आप भी टर्की के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी अच्छी मालूमात देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के। रिगार्डिंग कनाडा रामे भाई, बिजनेस वीज़ा है। इसे C11 का एक प्रोग्राम है कि अगर आप $1.5 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट करें और 2 लोकल बंदों को आप अगर हायर करते हैं तो उस बिजनेस में आपको आपकी और आपकी फैमिली को बिजनेस वीज़ा मिल जाता है। फिर उस वीज़े पे आप काम करते हैं और टैक्स फाइल करते हैं, और उसके बाद आप उसको एलिजिबल हो जाते हैं PR कार्ड के लिए। PR कार्ड में आपको मिनिमम 3 साल रहना पड़ता है। 3 साल रहने के बाद आप वही बिजनेस कर रहे हैं, उसका हर साल टैक्स फाइल कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता इन 3-4 सालों में आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। और कितने फीसद चांसेस है कि उसकी बुनियाद पर अगर कोई ऐसी चीज़ वो टैक्स फाइल भी करते हैं, कोई रिकॉर्ड भी नहीं निकलता क्रिमिनल, तो कितनी फीसद चांसेस है कि सिटीजनशिप मिल जाएगी? देखिए, ये तो 99-98% चांसेस हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम जिस बिजनेस में उनको बिजनेस लेके देते हैं वो बिजनेस ही ऐसा होता है कि जिसमें मैंने आप यहाँ पे है, जिस Carrefour की छोटी ब्रांचेज हैं, अमेरिका में 7-Eleven है, उस टाइप की एक चेन में हम आपको इन्वेस्ट कराते हैं जिसका ऑलरेडी एक सक्सेसफुल मॉडल चल रहा होता है। उनकी ऑलरेडी 140 के करीब कनाडा में आज की डेट में ब्रांचेज हैं, तो वो एक ऑलरेडी बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, तो इसलिए इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये बताएं कि सबसे पहले तो लोगों का ये सवाल है कि अगर वो इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं और एज ए पार्टनर आते हैं और फ्रेंचाइजी लेते हैं तो उनके जो बच्चे हैं, क्या लिमिट है, एज लिमिट है उनकी सिटीजनशिप के लिए? जी, एक और बड़ा अच्छा इसमें पॉइंट ये है कि नॉर्मली 18 साल है, लेकिन बिजनेस वीज़ा में 21 साल से छोटे बच्चे आ सकते हैं। यानी वो एलिजिबल है, हस्बैंड, वाइफ एंड किड्स अंडर 21। जी। अच्छा, अब एक वो इन्वेस्ट करते हैं नुमान भाई, कितना इन्वेस्ट करें, कितना डॉलर इन्वेस्ट करेंगे वो? देखिए, ये मिनिमम $1.5 लाख से ऊपर हो सकता है, कैनेडियन। तो ये ऊपर हो सकता है, कम नहीं हो सकता? जी, कम नहीं हो सकता। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं $1.5 लाख कैनेडियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बाद वो वहाँ पर आ जाते हैं फैमिली के साथ, और बिजनेस में उन्हें कोई $1.5 लाख का खासा रिटर्न नज़र नहीं आता, तो उसमें अगर वो स्किप करते हैं उस बिजनेस से तो क्या उनका PR कैंसिल हो जाएगा और उन्हें वापस निकलना पड़ेगा कनाडा से? ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। जी जी, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। देखें रामे भाई, हम जो चेन की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस ही ऐसा दिलवाते हैं कि जो ऑलरेडी एक सिस्टमैटिक बिजनेस हो, ताकि लॉस के चांसेस, फेलियर के चांसेस ना होने के बराबर हो, क्योंकि उस कंपनी का आपके साथ वो बिजनेस मॉडल है, उनका मुनाफा उसमें शामिल है, तो वो आपको कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दिलाते। और प्लस उनके अपने कह लें कि एक पूरा एक मॉडल बनाते वक्त, एग्जैक्टली उनके अपना फ्रेंचाइजी ब्रांड जो है वो स्टेक पे होता है, फेलियर होता है तो उनका भी फेलियर है जी। और अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो है इस मॉडल में अर्निंग का आपने अभी तक जो मॉडल देखा है, अगर किसी ने फ्रेंचाइजी लिया तो कितनी अर्निंग है पर मंथ, तो क्या उनका उसमें गुजारा हो जाता है फैमिली का? जी जी। और क्या वो सर्वाइव कर पाते हैं विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट और फर्दर बैकअप ऑफ मनी? जी, देखिए, उसमें ये है, अगेन
इट्स नॉट अ फिक्स इनकम, क्योंकि एरिया टू एरिया आप लेट्स से एक नए एरिया में नई ब्रांच, एवरेज देखें मिनिमम $3,000 से लेके $10,000 तक एरिया टू एरिया उसकी इनकम है। लेकिन लोग करते ये हैं कि अपना वाइफ भी उसमें काम कर लेती है, बच्चे भी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, तो आपको एक तो उसका प्रॉफिट है, प्लस आप अपने बच्चों को अगर साथ लगा लेते हैं तो उनकी सैलरी भी आपके घर पे आ रही है। ठीक है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। एग्जैक्टली, सैलरीज की सूरत में आपको रेवेन्यू भी आए तो, और बिजनेस में ग्रिप भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एक फैमिली बेसिकली ये मॉडल उन्होंने बनाया ही ऐसा है कि एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस इसको रन किया जाए। तो एम्प्लॉय कैनेडियन रखने ही रखने हैं इस मॉडल में। जी जी, आपका 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 ये भी कहना है। जी जी बिल्कुल तो है। क्या वो फ्रेंचाइज इतना बड़ा वो होता है उसका सेटअप के 2 कैनेडियन एम्प्लॉय रखने के बावजूद आप अपनी फैमिली अपने बच्चों को अकोमोडेट करते हैं? देखिए, नॉर्मली ये जो स्टोर्स खुलते हैं ये 10 से 12 घंटे डेली के हैं, क्योंकि एक कन्वीनियंस स्टोर है। 12 घंटे डेली आप 7 दिन गिन लें तो 2 एम्प्लॉई आपने 8-8 घंटे के रखने हैं, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो आवर्स हैं वो आप अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर देखें, शुरू में आप एक नए मुल्क में जा रहे हैं, आप अपना प्रॉफिट इस तरह लूज तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें ना, अगर आपके 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, 4 पासपोर्ट भी आपको मिल रहे हैं, फिर वंस यू हैव द PR कार्ड तो फिर तो आप ओपन है। कल को आप इससे एक और ब्रांच ले सकते हैं, इससे बड़ी ब्रांच ले सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो शुरू में थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन ये है ना कि अगर आप लॉन्ग टर्म इसको देखें तो आप बड़े आसानी से आप कनाडा में। अच्छा, ये जो फूड चेन है या कोई भी चेन है, ये कितने साल का एग्रीमेंट करती है फ्रेंचाइज का? मिनिमम कितना पीरियड होता है, और अगर वो शख्स उस बिजनेस में मुनाफा नहीं कमा रहा और उसे छोड़ना चाहता है तो उसका क्या प्रोसीजर है? जी, ये मिनिमम देखें, वो 10 साल के भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 14 साल के भी होते हैं, 20 साल के भी होते हैं, क्योंकि उधर लीज सिस्टम होता है। लेट से उस ग्रोसरी स्टोर का जो लीज है वो अगर 10 है या 5+5 है, तो उस तरीके से वो आपके साथ साइन अप करते हैं। और इसमें लॉस का चांस इसलिए बहुत कम है क्योंकि उनका अपना स्टेक इसमें है, उन आप के प्रॉफिट के साथ उनका भी प्रॉफिट शामिल है। तो अगर आप सक्सेसफुल हैं तो फिर वो सक्सेसफुल हैं। एक फ्रेंचाइजी में वो आपसे लमसम ले लेते हैं अमाउंट, सालाना मंथली लेते हैं, या वो प्रॉफिट से शेयर करते हैं जो चेन होती है पेरेंट कंपनी? देखें, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट, वो स्टोर की रेनोवेशन, उनका सॉफ्टवेयर, उनके कैमराज, वो सारा आपको तैयार करके देंगे और फ्रेंचाइज फीस लेंगे। फ्रेंचाइज फी $10,000 से लेके 25,000 के दरमियान है। वो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, साइज ऑफ स्टोर एंड लोकेशन टू लोकेशन। ये 25,000 कैनेडियन डॉलर नहीं, वन टाइम जी जी। ठीक है। अब ये बताएं कि ये इसका अब एक शख्स जो है वो तो किसी फूड चेन या किसी इस तरह की ग्रोसरी चेन के एक्सपीरियंस नहीं रख रहा होता और वो आना चाहता है, तो उसके लिए कोई एक्सपर्ट होने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, या कोई ऐसा रिक्वायरमेंट क्या बुनियादी तौर पर इसको क्वालिफाई करने के लिए? देखिए, क्वालिफाई करने के लिए इसमें मेन चीज़ ये है कि इंग्लिश इतनी आती हो कि वो बात समझ सके, समझा सके, लैंग्वेज, कंप्यूटर यूज इतना आता हो कि एटलीस्ट सॉफ्टवेयर चला सके। सॉफ्टवेयर चलाने के लिए तो आप कैनेडियन को एम्प्लॉय रख सकते हैं, जो 2 आपने एम्प्लॉय रखने एक आप सॉफ्टवेयर पर रख सकते हैं। नहीं इरामे भाई, वो 2 हफ्ते की पहले ट्रेनिंग देंगे आपको। अच्छा, वो हाँ, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको हर चीज की ट्रेनिंग देंगे। आपको फिर किसी रनिंग स्टोर में आपको उधर 2 हफ्ते जॉब कराएंगे। फिर आपके साथ जब आप नया स्टोर खोलेंगे, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपके साथ वो एंगेज करेंगे, ताकि आप जब तक अपने पाँव पे खुद खड़े नहीं हो जाते, जैसा मैंने पहले कहा कि आपकी सक्सेस उनकी सक्सेस है, तो ये वो सारी आपको मॉडल तैयार देंगे। और जो एग्रीमेंट आपने साइन किया हुआ उससे पहले आप वो फ्रेंचाइजी नहीं छोड़ सकते। जी हाँ, अनलेस के आपको कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम है, उस जगह पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि कोई ब्रिज बनना शुरू हो गया, रोड बंद हो गई, कि बिजनेस का स्टैटिस्टिक ही चेंज हो गए, मॉडल, तो फिर वो रीलोकेट करने की ऑप्शन देते हैं। उसमें वो हाँ, वो आपको दोबारा फ्रेंचाइज फी नहीं देनी, या दोबारा उन्हें भी पता है कि अगर वो लॉस कर रहे हैं तो उनका फ्रेंचाइजी लॉस कर रहा है, तो वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसका
मॉडल फार्मूला बना लेते हैं। ठीक है। और अगर खुदा न खास्ता कोई फैमिली ये कहती है 2-3 साल बाद कि उनको बिल्कुल कुछ हासिल नहीं हो रहा उनके इन्वेस्टमेंट का, और वो छोड़ती तो उनका पीआर कैंसिल हो जाएगा और उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ेगा। नहीं, देखिए जैसे मैंने कहा कि इसके चांसेस नॉट इवन 1%, अनलेस कि आप बिल्कुल काम ही ना करें, अगर आप बंद रखें, हाँ 12 घंटे अगर स्टोर खुले और प्रॉपर जो एक तरीका जिस तरह वो जो आपको ट्रेनिंग देते हैं, तो इसमें कामयाब ना होने के 1% भी चांसेस नहीं है, क्योंकि लोकेशन वो डिसाइड करने से पहले उस पूरे एरिया के स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, इधर कितने लोग रहते हैं, इस तरह की कितनी दुकानें हैं, फुटफॉल कितना है, कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं। हाँ जी। फिर लोकेशन वही पेरेंट कंपनी ही ऑफर करती है, आप खुद से सिलेक्ट नहीं, आप खुद नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि वो पूरी फिजिबिलिटी बनाएंगे और वो आपको फ्रेंचाइजी। एग्जैक्टली। ठीक है। ये अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, स्टूडेंट वीजा पर। जी जी। जो कि बहुत पाकिस्तान में स्टूडेंट चाहते हैं कि वो कनाडा में जाके अपनी तालीम हासिल करें, तो उसके लिए बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या हैं और किस तरह बड़ी सहूलत के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच सकता है, या कनाडा यहाँ से तुर्की का स्टूडेंट वहाँ पहुँच। जी, स्टडी वीज़ा में जी वहाँ पे बड़ी अच्छी ऑप्शन है, और एक सबसे अच्छी ऑप्शन कनाडा में ये है कि एक तो आप जॉब कर सकते हैं, और जॉब करने के साथ साथ आप इतने पैसे वहाँ कमा लेते हैं, क्योंकि उधर इस वक्त वेज रेट जो है अराउंड 17.5-18 डॉलर पर आवर है, तो आप एटलीस्ट इतना आप गुजारा कर लेते हैं कि आप खाना पीना रहना अपना मैनेज कर लेते हैं, जो कि आज की डेट में तुर्की में उस तरह इतने आराम से, या पाकिस्तान में जो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और नंबर 2 ये है कि आफ्टर स्टडीज आप जॉब का भी आपको एक्सपीरियंस मिल जाता है, और फिर आप अपना पीआर में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज। हाँ जी, फिर आप अपने जो भी आप डिग्री कर रहे हैं उस फील्ड में आप अपनी जॉब ढूंढ के वर्क परमिट पे आप काम कर सकते हैं, और लीडिंग टू पीआर कार्ड। ठीक है। अब ये बताइए कि बुनियादी रिक्वायरमेंट क्या है और कितनी सालाना एक्सपेंडिचर उठ सकते हैं एक स्टूडेंट के वहाँ तालीम हासिल करने के लिए एवरेज? देखिए, वो वेरी करता है, लेकिन मोटी मोटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एक तो बच्चे की इंग्लिश अच्छी हो, आइल्स अच्छा कर सकता हो, 6.5 या अबव 6 हो, और एज उनकी कंटिन्यूटी हो स्टडी में, बहुत ज़्यादा स्टडी गैप ना हो, क्योंकि कनाडा इस चीज़ को बड़ा नेगेटिव लेता है कि अगर आपका स्टडी गैप है तो इसका मतलब है यू आर नॉट अ रियल स्टूडेंट, you want to come to Canada। एग्जैक्टली। तो इस वजह से जो बच्चे इस कॉन्टिन्यूटी में होते हैं तो उनको हम डायरेक्ट फिर कनाडा के लिए अप्लाई करा सकते हैं, और नेचुरली उनके फाइनेंशियल सिक्योरिटी, उनके पेरेंट्स के, उनके बैंक अकाउंट वगैरह ठीक हो, प्रॉपर्टी वगैरह हो, या जो भी उनका बिजनेस है। अगर जो बच्चे हम समझते हैं कि भाई ये आज की डेट में कनाडा के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, फिर हम उनको ये कहते हैं कि आप ड्यूल डिग्री प्रोग्राम वाया टर्की या वाया मलेशिया, इन मुल्कों के थ्रू आप मतलब कि 1 साल यहाँ पढ़ लें, फाइनल ईयर जो है आप कनाडा में कर लें, यूएस में कर लें, यूके में कर लें, एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो उसमें ये हो जाता है कि उनके लिए शुरू में आसानी हो जाती है। तुर्की में स्टडी वीज़ा फ़ी जो है, सालाना फ़ी वो सस्ती है, तो फिर यहाँ से वो अच्छे मार्क्स लेके कॉन्टिन्यूटी में आगे जाने के लिए उनका वीज़ा एज कम्पेयर टू डायरेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान ईजी हो जाता है। आप ये बताएं कि एवरेज फीस कितनी है सालाना एक स्टूडेंट के लिए, एवरेज बता दें, और दूसरा स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल हैं, उनका क्या क्राइटेरिया? जी, एवरेज कनाडा की फ़ी 15,000 से 20,000 बल्कि 25,000 तक भी है, डिपेंड करता है, कैनेडियन डॉलर। और अगर वही प्रोग्राम वो टर्की में करते हैं तो वो 5,000 सालाना, 5,000 डॉलर तक है, कैनेडियन। और क्योंकि हम फिर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किस यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है ड्यूल डिग्री में, वो कनाडा की यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है या वो यूएस की यूनिवर्सिटी में है, तो उस हिसाब से फिर वो कुछ फी यूएस में कन्वर्ट हो सकती है, जो कनेडियन है वो कनेडियन में हो सकती है। ठीक है। तो इसमें यानी वीज़ा लगने के चांसेस आप कहते हैं कि पाकिस्तान से तो बहुत हार्ड है, लेकिन अगर वो एक्सचेंज प्रोग्राम में आए तो उनको मिल सकता है?
टर्की के हवाले से यहाँ के स्टूडेंट अगर कनाडा में पढ़ना चाहें तो उनके लिए क्या है? जी, उनके लिए बड़ी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि देखें टर्की एक डेवलप्ड कंट्री है। टर्की एक आज की डेट में उनके स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे हैं, उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं, और इस वजह से यहाँ पे एजुकेशन का मेयार बहुत अच्छा है, और स्टूडेंट 140 मुल्कों के ऑलरेडी यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो इसकी रेटिंग एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश, उन मुल्कों से इसकी रेटिंग बहुत बेहतर है। तो इस वजह से इसके वीज़ा रेशो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट की एप्लीकेशन के हवाले से और उसका टाइम फ्रेम कितना, यानी प्रोसेस क्या, वो यूनिवर्सिटी की वहाँ ऑनलाइन फीस अगर दे देते हैं जी, या जी। कंसल्टेंसी फीस देते हैं और उनका नहीं उनको वीज़ा मिलता तो फिर क्या उनका विड्रॉ करने का क्या? देखिए, इसमें ये होता है, हम मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से काम करते हैं कि हमें आफ्टर वीज़ा फ़ी जो है वो रिफ़ंड हो जाए। नॉर्मली वो $150-200 वो काटते हैं प्रोसेसिंग के, इस तरह की छोटे मोटे, अदरवाइज वो सारी फीस वापस कर दे, रिफंड हो जाती है। और कंसल्टेंसी फीस आपकी? देखिए, हम पाकिस्तान ऑफिस, एक जो हमारा पाकिस्तान ब्रांच है, हम 40,000 रुपये चार्ज करते हैं, क्योंकि इस केस को हमने 3 महीने के लिए इस पे काम करना होता है, और इसमें हमने स्टूडेंट की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी होती है, आइल्स के बारे में गाइड करना होता है, उसको मज़ीद उसके जो प्रोग्राम में है उसके बारे में गाइड करना होता है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग। हमारा स्टाफ बड़ा प्रोफेशनल है, एंड वी रियली वांट टू हेल्प यू आउट। इसी तरह तुर्की में भी, और जब कनाडा आएंगे तो हम उधर भी हेल्प करते हैं। हाँ, उधर भी हम सेटल उनको अकोमोडेशन के बारे में, या उनकी जो भी वहाँ के छोटे मोटे हाँ जो ऐसे प्रॉब्लम है जो इनिशियली नए आने वाले स्टूडेंट को होते हैं, उसमें हम हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अभी बहुत बड़ा चैप्टर है और यकीनन बहुत सारी बातें रह गई होंगी। आप अगर हमारे कमेंट बॉक्स में अगर कोई सवाल करना चाहें तो उसके जवाब भी मिल सकते हैं, और अगर आप अपने कोई कॉम्प्लीमेंट करना चाहें आज के प्रोग्राम के बारे में तो वो भी ज़रूर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत